नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम कोच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना? आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा फिगर बना हुआ है ना? इस फिगर के माध्यम से आज आपको बहुत जानकारी होने वाली है, बहुत ज़्यादा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना? तो आप देख ही रहे होंगे कि एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं? भू का मतलब होता है पृथ्वी और मध्य का मतलब होता है बीच। माने पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही है और पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का कार्य करती है, वो आपकी भूमध्य रेखा होती है ना? भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा का नाम विषुवत रेखा क्यों पड़ा? भूमध्य रेखा का नाम विषुवत रेखा क्यों पड़ा? इसके जानकारी के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक, जब आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका नाम विषुवत रेखा क्यों पड़ा। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि बताइए विषुवत रेखा का नाम विषुवत क्यों पड़ा, है ना? तो एक घटना होती है, उस घटना के बारे में हम आपको पहले बताएंगे, बाद में बताएंगे। पहले कुछ छोटी छोटी जानकारियां ले लेते हैं। आपसे पूछा जाता है ये 23.5 डिग्री क्या है, ये 66.5 डिग्री क्या है, इन सब बातों पे हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक, तो फिगर आपके सामने है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ लेंगे 40 से 45 मिनट, तो ये दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपके एग्जाम कोच चैनल से। समझ पा रहे हो? ठीक, बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर आप देख रहे होंगे ब्लू कलर की दिखाई दे रही रेखा, जो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और नीचे आपकी 23.5 डिग्री साउथ है। अब समस्या इस बात की है कि आप जानते हो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है उसको हम लोग कर्क रेखा मानते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है, और जो 23.5 डिग्री साउथ में है इसे हम लोग मानते हैं मकर रेखा। ठीक, ध्यान से सुनते जाना, केवल एग्जाम की पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाली बात। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि 66.5 डिग्री है ना, 66.5 माने 66.5 डिग्री नीचे और 66.5 डिग्री ऊपर, माने उत्तरी गोलार्ध में। एक को कहते हैं आर्कटिक व्रत और एक को कहा जाता है अंटार्कटिक व्रत। जो 66.5 डिग्री साउथ पे है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत, और जो आपकी 66.5 डिग्री ऊपर है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, आर्कटिक व्रत। ठीक, बात समझ में आनी चाहिए। बात यह है कि आपके मन में ये आना चाहिए कि सर हम कर्क रेखा और मकर रेखा को 23.5 डिग्री ही क्यों लेते हैं, 24 क्यों नहीं ले लेते हैं, 25 क्यों नहीं ले लेते हैं? लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि कर्क रेखा को 23.5 डिग्री ही क्यों लेते हैं, 24 क्यों नहीं ले लेते थे? वो तो कहने में और आसान रहेगा, इसमें पॉइंट लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन इसका कारण ये है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है वो ना 23.5 डिग्री के ऊपर जाता है और ना 23.5 डिग्री के नीचे आता है। भैया अगर ये सूर्य हमारा पूरे पृथ्वी पे चक्कर लगाता, समझ रहे हो, माने सूर्य की किरणें जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक अगर लंबवत पड़ती तो ध्रुव पर कभी बर्फ जमा ना होती। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप ये कह सकते हो, कोई ये पूछ ले आपसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ क्यों जमी हुई है, तो आप ये कहोगे कि यह पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ के तिरछी पड़ती हैं, इस कारण से यहाँ का क्षेत्र सबसे ठंडा माना जाता है, और ठंडा होने के कारण ही यहाँ पर बर्फ जमा होती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र बताओ जहां पर उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का वह क्षेत्र बताओ जहां पर 6 माह का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो आप समझ लो ये उत्तरी ध्रुव माने नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात है। लेकिन यह बताया जाता है कि ध्रुवों पर ऐसी रात होती है फिर बिना लालटेन के आप पढ़ाई कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? बिना लालटेन के आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक,
अभी इसकी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि अब ये प्रश्न उठता होगा कि सर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात ध्रुवों पर क्यों होती है? तो मेरे भाई, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जब पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर होता है तो वहां पर दिन होता है, ठीक। और जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर होता है, झुका हुआ होता है, तो वहां पे दिन होता है। तो इस कारण से एक जगह पे दिन, एक जगह पर रात। और ये सर्किल कब तक चलती है? 6 माह की, ठीक है। आगे बात करते हैं। कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, अंटार्कटिक व्रत हो गया, आर्कटिक व्रत हो गया, विषुवत रेखा हो गई। कोई समस्या इतने में? नहीं। अब आप इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन ढूंढोगे? आप देखोगे कि अब ये आप समझ लो ना कि इतने के ऊपर ये जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, माने 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की ओर जाने पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी की ओर जाने पर दक्षिणी गोलार्ध। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? क्या बोलेंगे आप? उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक। एक डेट याद रखना, 21 जून। 21 जून को जो सूर्य का प्रकाश है वो लंबवत कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है। कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है। इस कारण से कर्क रेखा पर चमकने की वजह से, और ये कर्क रेखा जो है ये आपके उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। एक बात याद रखना, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है ना। तो पेपर में आए कि पहला योग दिवस या पहला योगा दिवस कब मनाया गया था? तो आप बताएंगे 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो इसका रीजन ये है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत 21 जून को चमकता है तभी भारत देश में सबसे बड़ा दिन होता है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश पड़ता है, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत देश में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो भारत देश में भी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। इतनी बात तो समझ गए होंगे, ठीक। अब आप क्या देख रहे हैं? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होने के कारण ही योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है कि सबसे बड़ा दिन है, इसलिए अधिक से अधिक लोग लंबे से लंबे समय तक योगा कर सकें, इसलिए योग दिवस मनाने की तिथि क्या निर्धारित की गई? 21 जून को। बात समझ में आ रही होगी, ठीक। उसके बाद आप देखोगे कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो ये प्रकाश लंबवत कर्क रेखा पे पड़ रहा है 21 जून को पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होगी, तो जब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात सबसे छोटी होगी, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे छोटी रात 21 जून, सबसे बड़ा दिन 21 जून। इतना क्लियर हो गया होगा। आप देखोगे जब सूर्य का 21 जून के बाद सूर्य का लंबवत प्रकाश ऊपर नहीं जा रहा, अब मैं क्या होगा? जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और 2 डेटें होती हैं जहां जिस डेट को, माने 2 ऐसी तारीखें हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन कौन सी 2 डेटें या तारीख है जिसमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको 2 डेट याद होनी चाहिए। एक आपकी है 21 मार्च, कौन सी भैया? 21 मार्च, और दूसरी कौन सी है? 23 सितंबर। कौन सी भैया? 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हो गया 23 सितंबर, ठीक, 23 सितंबर। अब कैसे होता है आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य का प्रकाश है वो आपका 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमक रहा है। 21 मार्च को क्या होता है? विषुवत रेखा पर, सॉरी
21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे पड़ रही हैं 21 मार्च को। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर हैं। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून, और जून को किस 21 जून को, ठीक है। उसके बाद देखोगे जून के बाद 21 जून के बाद सूर्य का प्रकाश लंबवत इसके ऊपर नहीं जाएगा। फिर जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर को किस सितंबर को 23 सितंबर को। 23 सितंबर को एक फिर ऐसी डेट आती है कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात जो हैं वो आपके बराबर हैं, ठीक। और भूगोल की दृष्टि से ये जो घटना होती है, ये जो घटना होती है ये विषुव कहलाती है। और विषुव की घटना कहाँ होती है? विषुव की घटना होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, इसीलिए इसका नाम हो गया विषुवत रेखा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि विषुवत रेखा का नाम विषुवत क्यों पड़ा? तो आप कहोगे 21 मार्च और 23 सितंबर को दो ऐसी डेट होती हैं जिसमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है, अर्थात 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। ऐसी घटना जो कहलाती है ये कहलाती है विषुव, और ये घटना होती कहाँ है? भूमध्य रेखा पर, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? विषुवत रेखा हो गया। मेरी बात समझ पाए? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, 23 सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, और नवंबर के बाद आता है दिसंबर। अब 21 जून को लंबवत प्रकाश कर्क रेखा पर चमक रहा था ना, पड़ रहा था। अब 22 दिसंबर को, कौन सी डेट भैया? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ रहा है मकर रेखा पर। कहां पड़ रहा है? मकर रेखा पे पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि अब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन हो रहे हैं। तो पेपर में आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का कौन सा देश है जो क्रिसमस डे गर्मियों में मनाता है? दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो क्रिसमस डे गर्मियों में मनाता है? तो आप जानते हो जिस प्रकार से भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है और सूर्य का सीधा लंबवत प्रकाश 22 दिसंबर को मकर रेखा पे पड़ने की वजह से यहां पे गर्मी पड़ती है। अर्थात ये कह सकते हो कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का समय चल रहा है। कहां? दिसंबर में। जब अपने यहां ठंडी होती है तो वहां पे गर्मी होती है। मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। इस कारण से कभी पूछ ले कि कौन सा देश है जो गर्मियों में क्रिसमस डे मनाता, आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दुनिया के ऑस्ट्रेलिया के कई क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सब लोग जानते हो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की 70% जनसंख्या हर सप्ताह किसी न किसी गेम में इन्वॉल्व रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल ऑफ गेम्स। आपसे पूछता है कैपिटल ऑफ गेम्स के नाम से किस देश को जानते हैं? आंसर आता है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए कंगारू सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए कंगारुओं का देश बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां पूछता है, तो ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से देश में यूकेलिप्टस की उत्पत्ति हुई? तो आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। यूकेलिप्टस की उत्पत्ति कहां से हुई? ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछता है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, आंसर आता है ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? आंसर आता है ऑस्ट्रेलिया। बात समझ रहे हो? तो 10-12 क्वेश्चन हमने आपको एक ही मिनट में बता दिए, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया से जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही सब है, और सबसे छोटा है ये भी आप जानते हो, है ना। आपको ये भी पता है, आपसे पूछ ले कि दुनिया का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो प्रत्येक वर्ष 7 सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ रहा है? तो आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछता कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की प्रत्येक वर्ष जनसंख्या किस देश के बराबर बढ़ती है? तो ऑस्ट्रेलिया के। माने प्रत्येक वर्ष भारत से नया ऑस्ट्रेलिया निकलता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक। आते हैं इस पर
ठीक। तो आपसे पूछे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। आप देखोगे अगर हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को होती है। आप थोड़ा जाओ, अभी दिसंबर बीता है ना, 2 महीना हुआ है। आप देखो कि ठंडियों में जब आप लेटते हैं तो इतनी बार नींद खुलती है और सुबह नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि लंबी रात होती है। तो आपसे पूछे कि भारत में सबसे लंबी रात कब होगी, 22 दिसंबर को, ठीक। और पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होगी, 22 दिसंबर को। मेरे भाई कुछ ना याद रखो, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में निवास कर रहे हो ना, तो आप इतना याद रखो कि हमारे यहाँ ठंडी कब पड़ती है, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, फरवरी चली रही है। तो आप इतना याद रखो कि ठंडियों में हमारे यहाँ लंबी रातें होती हैं और गर्मियों में लंबे दिन होते हैं। तो पूछे सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन, आंसर आएगा 21 जून। आपसे पूछे सबसे छोटा दिन, तो आप बताएंगे 22 दिसंबर। ये हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। आशा करता हूं इतनी इस बात आपकी समझ में आई होगी कि कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होती है ना। ये हमने आपको बताया। मकर रेखा कौन से देश के बीचों बीच से गुजरती है, तो मकर रेखा जो होती है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजर जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ। तो आप बताओगे लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। कौन सी भाई नदी है, लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो जारे नदी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ। तो ये भारत की नदी है जिसका नाम माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और ट्रिक बहुत लोग याद करते हैं, मित्र पर गमछा झार, मगरमच्छ झमटा, है ना। कंपटीशन की तैयारी करने आए हो, अगर 8 राज्य नहीं याद कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा ना भैया। तो इसके लिए आप जानते हो पश्चिम से शुरुआत करते हैं, गुजरात, फिर आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्य होते हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज्यादा होशियार है, जब आप लोग रटे हो ना तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में पहला पश्चिमी राज्य बताओ जहां से कर्क रेखा प्रवेश करती है, तो आंसर आएगा गुजरात। और दूसरे तरीके से पूछेगी कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य बताओ जो कर्क रेखा पे स्थित है, तो आंसर आता है क्या, मिजोरम। इस तरीके से आप तैयार रहेंगे। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के कौन से राज्य से सबसे लंबी दूरी तय करती है कर्क रेखा, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश से। सबसे कम दूरी कहां से तय करती है, तो आंसर आता है राजस्थान से। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर ऐसे आप तैयारी करोगे तभी आप तैयारी कर पाओगे। क्या बोलते हो भैया? तो इस तरीके से आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी, है ना। तो थोड़ी थोड़ी डेटे हम लिख देते हैं जिससे आपको असुविधा ना हो, है ना, असुविधा ना हो पढ़ने में। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो विषु की घटना समझ गए होंगे। विषु की घटना क्या होती है आप समझ गए होंगे। तो आप कह सकते हो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। सबसे छोटी रात, ठीक। तो आप ये कह सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को होती है। आप जानते हो कि दिन और रात की जो अवधि है, दिन और रात की जो संपूर्ण अवधि वो 24 घंटे की होती है। जब दिन बड़ा होगा तो रात
छोटी होगी। ठीक है, इसी से जस्ट उल्टा बात कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप बताएंगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात होती है। इतनी बात तो समझ पाए होंगे, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। ठीक, जो ये सूर्य है ना, ये सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है ना, ये आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घुमा करता है। रीजन है कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। भैया ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, इसी कारण से आपके कभी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं और कभी दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। देखो वो तो अलग है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। उसी को आप बोलते हो दैनिक गति, है ना, और उसी को आप बोल देते हो परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, दैनिक गति। दैनिक गति क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी ये पृथ्वी की रोज गति है ना, रोज करती है, इसलिए इसको दैनिक गति बोलते हैं। तो इसके कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। लेकिन किस कारण से हमारे पृथ्वी पर दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, तो हमारे पृथ्वी पर दिन और रात जो छोटे बड़े होते हैं वो आपके होते हैं किसके कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण। ठीक, और इसी कारण से हमारे सूर्य का लंबवत प्रकाश कर्क रेखा तक और लंबवत प्रकाश मकर रेखा के बीच तक ही रह जाता है। तो ये फंडा समझ गए होंगे, है ना। और इसीलिए आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा बर्फ जमा रहती है। ठीक, क्योंकि सूर्य का तिरछा प्रकाश पड़ता है, बहुत तिरछा पड़ता है, इसलिए वहां पर केवल ठंडी ही ठंडी होती है। बात समझ गए होंगे, क्या बोलते हो। तो एग्जाम कोर्स आपके लिए तत्पर है ना। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। जितने टॉपिक आपके हैं ज्योग्राफी के, वे हमारा वादा है कि आपको हम अच्छे से पढ़ा के जाएंगे, है ना, अच्छे से पढ़ाएंगे। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप पढ़ोगे और आंसर बता दोगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे वो हमने सब आपको बता दिया। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछे, अब दूसरे तरीके से कैसे पूछ रहे, अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है, तो आप बताएंगे 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटे दिन होते हैं। आप समझ रहे होंगे, ठंडियों के महीनों में देखा होगा सूर्य निकला और अस्त हो गया, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट उल्टा होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन होंगे। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी। समझ पा रहे हो, जब यहां लंबे दिन तो यहां छोटे दिन, क्योंकि जब हमारे यहां गर्मी पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ेगी। समझ पा रहे हो, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक, और ये हमारी पृथ्वी झुकी हुई है जिस कारण से आपको ये सब देखने को मिलता है। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। विषु की घटना आप समझ ही लिए हैं, विषु की घटना समझ लिए ना। हमने आपको ध्रुवीय व्यास भी बता दिया और विषुवतीय व्यास भी बता दिया कि इसका मान कितना होता है। इस कारण से ये पृथ्वी जो होती है चपटी होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, है ना। इसीलिए न्यूटन साहब ने इसको नारंगी बता दिया था कि ये नारंगी के समान है, और अरस्तु ने सबसे पहले यही बताया था कि ये गोल है। तो ये क्वेश्चन बन जाता कि अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है। तो ग्लोब के निर्माणकर्ता का नाम है मार्टिन बैहम। ग्लोब का निर्माणकर्ता कौन है, मार्टिन बैहम है। समझ में आई होगी बात, क्या बोलते हो। ठीक,
और कोई इससे बन सकता है? तो ये था आपका थोड़ा सा जो आपके कर्क रेखा और मकर रेखा से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछता है पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली गैस का क्या नाम है? पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली गैस का क्या नाम है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली गैस का नाम हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अंत में आने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है ना। फिर अगली क्लास में हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज जितना आपको पाठ्यक्रम में बताया गया है उसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों।